जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको एक कंडीशन यानी शर्त दी जाती है। इस तरह का सेंटेंस हमेशा दो पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट में एक कंडीशन यानी शर्त होती है कि अगर ऐसा होता है तो, और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें उस शर्त का रिजल्ट होता है, उस कंडीशन का रिजल्ट होता है कि अगर इस प्रकार की बात होती है तो फिर ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, या जो भी उसका रिजल्ट हो। तो यानी जिस पार्ट में शर्त लगी है वहां या तो इफ आता है या फिर अनलेस आता है। तो आपको कहा जाता है कि आप इफ को रिमूव कीजिए और सेंटेंस को रीराइट कीजिए, मतलब दोबारा लिखिए बिना इफ यूज किए हुए। मतलब उसको आपको इफ की जगह अनलेस का यूज करना होता है, यानी इफ को रिप्लेस करना होता है अनलेस के साथ। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन से रूल्स हैं जो कि हमें इफ को रिमूव करने में और उसकी जगह अनलेस को अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। गौर करने वाली बात है कि अनलेस जब सेंटेंस में आता है तो उसके बाद या तो प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस और या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपके सेंटेंस में अनलेस यूज हुआ है तो वहां पर विल शैल यानी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, या तो प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हालांकि ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए रूल है, इसका यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि आपको सिंपली इफ के साथ सेंटेंस देंगे और अनलेस आपको उसमें यूज करना होगा। लेकिन ये बात आपको आपकी जानकारी के लिए जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स, इफ का मतलब होता है यदि और नॉट नहीं। तो अगर हम यदि नहीं को साथ में लिखना चाहते हैं तो हम उसकी जगह अनलेस यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस के जिस पार्ट में कंडीशन यानी शर्त है जहां इफ लगा था, तो जब आप इधर अनलेस लगाएं तो उसके साथ आप नॉट ना लगाएं। मतलब सेंटेंस के जिस पार्ट में आप इफ को हटा रहे हैं और अनलेस लगा रहे हैं वहां आपको नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट छिपा रहता है। अनलेस का मतलब ही होता है इफ एंड नॉट। तो वहां अनलेस के साथ आपको नॉट यूज नहीं करना है, दूसरे पार्ट में आप नॉट लगा सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम आई शैल नॉट लेट यू सिट इन द क्लासरूम। अब यहाँ आपको अनलेस यूज करना है, तो याद रखिए अनलेस में दो वर्ड्स शामिल होते हैं, इफ और नॉट। तो केवल इफ आप नहीं हटाएंगे, इफ के साथ नॉट भी जाएगा, तब अनलेस यहाँ पर आएगा। अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब सेंटेंस में इफ लगा होगा तो हो सकता है वहां पे डू डज या डिड यूज हो, क्योंकि वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। लेकिन जब आप इसको अनलेस के साथ बनाएंगे तो आप डू डज या डिड नहीं यूज करेंगे। आप क्या करेंगे? वही पुराना काम। अगर डू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर डज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे, और अगर डिड होगा तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इफ और नॉट की जगह यूज किया अनलेस, और उसके बाद हमने डू को यूज नहीं किया क्योंकि डू लगा था। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम यूज की, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सेंटेंस में डू लगा हो तो उसको रिप्लेस करता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ कम फर्स्ट फॉर्म लिखी, अनलेस यू कम ऑन टाइम, एक कॉमा, और उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट वाला पार्ट है उसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अब ये तो हुई बात रूल की, लेकिन रूल के साथ साथ आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज जरूर करना चाहिए। इसका मतलब समझ लेते हैं कि इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम, यदि तुम नहीं आते हो समय पर, यानी यदि तुम समय पर नहीं आते हो, इस कॉमा का मतलब है तो। आई शैल नॉट लेट यू सिट इन द क्लासरूम, मैं तुम्हें कक्षा में बैठने नहीं दूंगा या दूंगी। तो पहले सेंटेंस का जो पहला पार्ट है उसमें शर्त है कि यदि तुम समय पर नहीं आते हो, और इस शर्त का जो रिजल्ट है वो अगले पार्ट में है, तो मैं तुम्हें कक्षा में नहीं बैठने दूंगी। तो इन दोनों में आपको समझना जरूरी है कि अगर वो समय पर आएगा तो बैठने देंगी, और अगर नहीं आएगा तो नहीं बैठने देंगी। तो इस तरह से इन्हें बनाने के बाद एक बार आप लॉजिक ज़रूर यूज़ कीजिए और देखिए कि कहीं आपने अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर।
मतलब आपने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया कि यदि तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें कक्षा में नहीं बैठने दूंगी, क्योंकि ये तो बहुत इलॉजिकल बात हो जाएगी और सेंटेंस में ऐसा नहीं कहा गया है। तो आप एक बार देख लें कि सेंटेंस में जो मीनिंग था, जो शर्त थी और उसका जो रिजल्ट था, वो अनलेस लगाने के बाद भी सेम रहना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ शी कम्स ऑन टाइम आई शैल नॉट मेक हर स्टैंड आउट। अगर वह समय पर आती है मैं उसको बाहर खड़ा नहीं करूँगी। सेंटेंस के पहले पार्ट में कंडीशन है, क्या शर्त ये है कि वह समय पर अगर आती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मैं उसको बाहर खड़ा नहीं करूँगी। तो इसमें आप देखिए, आप इफ़ और नॉट को हटाते हैं तब अनलेस आता है, लेकिन यहाँ तो केवल इफ़ है। ठीक है, आप इसमें अनलेस लगाइए। अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, तो मतलब होगा कि यदि नहीं वह समय पर आती। तो अब आप सोचिए, यदि वह समय पर नहीं आती तो वो क्या करेंगे? वो उसको खड़ा करेंगे बाहर। तो आप इस तरह लिखिए, आई शैल मेक हर स्टैंड आउट। यहाँ पर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ आपने अनलेस लगाया, मतलब आपने यहाँ कुछ चेंज किया है। यहाँ केवल इफ़ था पहले पार्ट में, जबकि आपने अनलेस लगाया जिसमें नॉट भी छिपा हुआ है। तो यानी दूसरा वाला भी जो पार्ट है वो भी चेंज होगा। वहाँ क्योंकि नॉट लगा हुआ था तो अब आप इस नॉट को हटा दीजिए और फिर इसको बनाइए और देखिए कि कहीं बात का मतलब चेंज तो नहीं हो गया। मतलब जो कंडीशन थी और उसका जो रिज़ल्ट था वही कंडीशन रहनी चाहिए और वैसा ही रिज़ल्ट रहना चाहिए। तो यदि नहीं वह समय पर आती है मैं उसे बाहर खड़ा करूँगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ शी डज़ नॉट इन्वाइट मी आई शैल नेवर टॉक टू हर। यदि वह मुझे आमंत्रित नहीं करती है मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगा या करूँगी। सबसे पहला काम, आप इसमें अनलेस लगाने वाले हैं तो मतलब इफ़ को हटाएं और नॉट को हटाएं और दोनों की जगह पर आप एक ही वर्ड अनलेस लगाएं। तो अनलेस, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, डू डज या डिड आप यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ डज लगा है तो आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें जोड़ना है एस या ई एस। तो ये सेंटेंस बनेगा, अनलेस शी इन्वाइट्स मी, क्योंकि इन्वाइट इसमें मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्वाइट में आपको एस या ई एस लगाना है। तो अनलेस शी इन्वाइट्स मी आई शैल नेवर टॉक टू हर। अब इस सेंटेंस का आप एक बार मतलब देख लीजिए, इसे क्रॉस चेक कर लीजिए। अनलेस यानी यदि नहीं, तो यदि नहीं शी इन्वाइट्स मी, वह मुझे बुलाती है, यानी यदि वह मुझे नहीं बुलाती है तो मैं उससे बात कभी भी नहीं करूँगा। हाँ, मतलब चेंज नहीं हुआ, यदि नहीं बुलाती है तो बात कभी भी नहीं करेगा। और ऐसा ही पिछले सेंटेंस में था जो कि इफ़ और नॉट के साथ बनाया गया था। तो हमारी जो कंडीशन है वो और उसका रिजल्ट नहीं बदला, मतलब ये सेंटेंस ठीक बना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल फेल। यदि वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं वे फेल हो जाएंगे। तो पहला पार्ट जो है इसमें शर्त लिखी है, यानी कंडीशन, कि अगर वो लोग कठिन मेहनत नहीं करते हैं और इसका रिजल्ट अगले पार्ट में है, मतलब तो वो फेल हो जाएंगे। हमने इफ़ और नॉट की जगह अनलेस लगाया और क्योंकि सेंटेंस में डू लिखा हुआ है इसलिए आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अनलेस दे वर्क हार्ड, आप जानते हैं वर्क यहाँ पर मेन वर्ब है और कॉमा और उसके बाद अनचेंज रहेगा अगला जो पार्ट है दे विल फेल। फिर एक बार चेक कर लीजिए कि यदि वे कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो फेल हो जाएंगे। और आपने जो सेंटेंस अनलेस के साथ बनाया, अनलेस मतलब यदि नहीं, तो यदि नहीं दे वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते, यानी यदि वे कठिन परिश्रम नहीं करते दे विल फेल, वे फेल हो जाएंगे। सही है, क्योंकि कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक बार इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस टाइप के सेंटेंसेस देते हैं जो अगर आप बाय रूल चलें तो शायद कंफ्यूज हो जाए और मीनिंग चेंज कर दें। तो एक बार बनाने के बाद आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए, लेकिन जब आप सेंटेंस को अनलेस के साथ बना लें तो एक बार उसको चेक ज़रूर कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू क्विट स्मोकिंग, यदि आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, यू विल फील बेटर, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। तो इसमें देखें, इसमें तो कहीं नॉट ही नहीं आया, ना सेंटेंस के पहले क्लॉज में और ना ही दूसरे क्लॉज में।
यानी दोनों पार्ट्स में से एक में भी नॉट नहीं लगाया गया है। ठीक है, आप इसमें अनलेस लगाइए, तो इफ़ और नॉट तो है ही नहीं, आप इफ़ हटाइए, अनलेस लगाइए, लेकिन याद रखिए आप अगले वाले पार्ट में भी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ केवल इफ़ था और आप लगा रहे हैं अनलेस जिसमें नॉट भी छिपा हुआ है, मतलब आप चेंज कर रहे हैं आगे, तो दूसरे पार्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। तो अनलेस यू क्विट स्मोकिंग यू विल नॉट फील बेटर। तो यदि नहीं आप स्मोकिंग छोड़ दे तो आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। देख लीजिए सेंटेंस में क्या बात कही गई थी कि अगर आप छोड़ देंगे स्मोकिंग तो आप बेहतर महसूस करेंगे, और आपने अनलेस के साथ बनाया तो आपका सेंटेंस बन रहा है कि यदि स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तो बेहतर महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप इधर ये लिख देंगे कि अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे, तो ये तो इलॉजिकल बात हो जाएगी, इसका तो मतलब ही नहीं है, और ना ही ऐसा सेंटेंस में कहा गया था। सेंटेंस में कहा गया था स्मोकिंग छोड़ देंगे तो बेहतर महसूस करेंगे, और आपने अनलेस के साथ बनाया कि यदि स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तो बेहतर महसूस नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस ठीक बना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ वी डोंट हरी वी शैल मिस द ट्रेन। तो अगर हम हरी मतलब जल्दी करना, अगर हम जल्दी नहीं करते हैं वी शैल मिस द ट्रेन, तो हम ट्रेन को मिस कर देंगे, यानी हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो कंडीशन है अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो क्या होगा इसका रिजल्ट, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, इसमें अनलेस यूज़ करते हैं, इफ़ हटाते हैं और डोंट का नॉट भी हटाते हैं, तो इनकी जगह आएगा अनलेस। तो अनलेस वी, अब देखिए डू लगा हुआ है तो इसमें आप सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो हरी फर्स्ट फॉर्म तो हरी होती है, तो अनलेस वी हरी शैल मिस द ट्रेन। इसका अर्थ भी समझ लीजिए, कहीं कुछ अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर दिया है। अनलेस यानी यदि नहीं, वी हरी यदि नहीं हम जल्दी करते, वी शैल मिस द ट्रेन तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, यानी हम ट्रेन मिस कर देंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे तो ट्रेन मिस कर देंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ वी हरी यदि हम जल्दी करते हैं, वी शैल कैच द ट्रेन तो हम ट्रेन को पकड़ लेंगे। अब देखिए शर्त क्या है कि अगर हम जल्दी करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या है कि ट्रेन को पकड़ लेंगे। अब आप इसमें लगाने वाले हैं अनलेस, तो वही आप एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अनलेस में इफ़ तो होता ही है, साथ में नॉट भी छिपा रहता है, तो यानी जब आप आगे के पार्ट में चेंज कर रहे हैं तो आपको दूसरे वाले पार्ट में, यानी जिस पार्ट में रिजल्ट है उसमें भी चेंज करना होगा। तो यहाँ हम लगाएंगे अनलेस वी हरी, यदि नहीं हम जल्दी करते तो क्या होगा, यदि हम जल्दी नहीं करते तो क्या होगा, पकड़ लेंगे ट्रेन को, नहीं पकड़ पाएंगे, तो वी शैल नॉट कैच द ट्रेन। तो ये सेंटेंस बनेगा अनलेस वी हरी वी शैल नॉट कैच द ट्रेन। एक बार इसको चेक भी कर लीजिए कि यदि नहीं हम जल्दी करते, यदि हम जल्दी नहीं करते तो हम ट्रेन को कैच नहीं करेंगे, यानी ट्रेन को हम नहीं पकड़ पाएंगे। अब एक गौर करने वाला इम्पॉर्टेंट नोट, वो चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वी डोंट यूज़ विल और वुड इन द क्लॉज आफ्टर अनलेस, यानी जिस क्लॉज में जब आप अनलेस लगा रहे हैं तो उसके बाद आप विल या वुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो सेंटेंस के जिस पार्ट में आप अनलेस लगा रहे हैं तो याद रखिए अनलेस के बाद विल या वुड नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस शी विल कम, नो 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 गलत है, अनलेस शी कम्स। तो आपने देखा अनलेस जिस पार्ट में लगा है वहाँ आप विल या वुड नहीं लगाएंगे, वहाँ आप जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे, यानी अगर डस था इफ़ के साथ तो आप यहाँ पर SAIS लगाएं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर डू था तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, डिड था तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें। अब इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, इसमें रिजल्ट पहले दिया हुआ है और कंडीशन बाद में है। माई नेफ्यू वोंट सिंग, मेरा भतीजा नहीं गाएगा, इफ़ ही डजंट हैव अ माइक, अगर उसके पास माइक नहीं है, यानी अगर उसके पास माइक नहीं है तो मेरा भतीजा नहीं गाएगा। इस सेंटेंस में कंडीशन जिस पार्ट में है वो पीछे लिखा हुआ है और जिस पार्ट में रिजल्ट है वो आगे लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप
भी चाहें तो अनलेस को आगे लगा दें, पीछे लगा दें, जो भी पार्ट जहाँ लगाना चाहें आप इन्हें रिवर्स कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखें, चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के लिए यानी अपनी सुविधा के लिए आप इफ़ वाला पार्ट, क्योंकि आपको हैबिट हो जाएगी इस तरह से और आपका सेंटेंस गलत नहीं बनेगा, आप इफ़ वाला पार्ट आगे ले आएँ। तो ये सेंटेंस को इस तरह से बना दें कि इफ़ ही डजंट हैव अ माइक माई नेफ्यू वोंट सिंग। तो इस तरह से बना के अब आप इसे चेंज करें। तो इफ़ और नॉट को हटाएं, इसकी जगह अनलेस लगाएं। तो अनलेस ही हैज़ अ माइक। अब यहाँ आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जब डू नॉट हैव या डज़ नॉट हैव या डिड नॉट हैव इस तरह का सेंटेंस में हो तो आपको उनका पॉजिटिव बनाना होता है। तो आप लिखेंगे, अगर सिंगुलर है तो हैज़, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, और अगर पास्ट में है तो हैड। तो इसलिए आपने लिखा अनलेस ही हैज़ अ माइक माई नेफ्यू वोंट सिंग। चाहे तो इसे रिवर्स करके बना दे, माई नेफ्यू वोंट सिंग अनलेस ही हैज़ अ माइक। बस मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। आपने जो सेंटेंस बनाया है एक बार उसका जो मीनिंग है उसे चेक कर लीजिए कि मेरा भतीजा नहीं गाएगा, अनलेस यानी यदि नहीं, ही हैज़ अ माइक उसके पास एक माइक है, यानी उसके पास यदि एक माइक नहीं है, क्योंकि अनलेस में नहीं भी है, तो मेरा भतीजा नहीं गाएगा। हाँ ठीक है, अगर माइक नहीं है तो नहीं गाएगा। और ऐसा ही आपको इफ़ वाले सेंटेंस में भी दिया गया था, यानी ये सेंटेंस भी आपने करेक्ट बनाया है। अब एक और एग्जाम्पल लिया है, आई वुडेंट टेक हिज हेल्प इफ़ आई डिडंट नीड इट। यदि मुझे ज़रूरत ना पड़ती तो मैं उसकी मदद नहीं लेता। तो देखिए इसमें भी कंडीशन जिस पार्ट में है वो पीछे है और जिस पार्ट में रिजल्ट है वो आगे है। तो इसको थोड़ा पहले चेंज कर लीजिए, इफ़ वाला जो पार्ट है वो आगे ले आइए, जिससे आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। आप इसे लिखिए, इफ़ आई डिडंट नीड इट, कॉमा आई वुडेंट टेक हिज हेल्प, और अब आप इसमें अनलेस लगाइए। तो इफ़ और नॉट को हटाइए, यहाँ लिखिए अनलेस, और अनलेस के बाद अब आप डिड नहीं लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब डिड हो सेंटेंस में तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए। तो मेन वर्ब यहाँ है नीड, और नीड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी नीडेड। तो ये सेंटेंस बनेगा अनलेस आई नीडेड इट, कॉमा आई वुडेंट टेक हिज हेल्प। तो देख लीजिए कहीं मतलब तो चेंज नहीं कर दिया है। अनलेस यानी यदि नहीं, आई नीडेड इट मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती, आई वुडेंट टेक हिज हेल्प तो मैं उसकी मदद नहीं लेता, यानी यदि ज़रूरत नहीं पड़ती तो मदद नहीं लेता। और जो सेंटेंस आपको दिया गया था जो ब्लैक फॉन्ट में आपको नज़र आ रहा है, उसमें भी क्या कहा गया था कि मैं उसकी मदद नहीं लेता अगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोनों वाक्यों का, दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, मीनिंग अनचेंज्ड है, मतलब ये सेंटेंस सही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सेंटेंस को यदि अनलेस से स्टार्ट करना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, अनलेस आई नीडेड इट, कॉमा आई वुडेंट टेक हिज हेल्प। और अगर आप इसे रिवर्स कर कर लिखना चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेंटेंस को अनलेस से शुरू कर रहे हैं या फिर आप अनलेस को बीच में लगा रहे हैं और जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसे आगे लिख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई वुडेंट हैव बॉट दिस ड्रेस इफ़ देयर वॉज नो डिस्काउंट ऑन इट। मैंने ये ड्रेस नहीं खरीदी होती अगर इस पर डिस्काउंट ना होता, यानी अगर इस ड्रेस पर डिस्काउंट ना होता तो मैंने ये ड्रेस ना खरीदी होती। तो इसमें भी देखिए जो रिज़ल्ट वाला पार्ट है वो आगे दिया हुआ है और जिस पार्ट में कंडीशन है, जो शर्त लगी हुई है, वो पार्ट पीछे है। तो चाहे तो आप इसको रिवर्स कर लीजिए, क्योंकि अच्छा रहेगा वो आपके लिए, क्योंकि आप उसी तरह से करते आए हैं, उसी तरह से सीखते आए हैं। जब आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस पार्ट को पहले लिखकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप कीजिए, इफ़ देयर वॉज नो डिस्काउंट ऑन इट, कॉमा आई वुडेंट हैव बॉट दिस ड्रेस, फुल स्टॉप। तो इतना लिखने के बाद आप इफ़ और नॉट को यहाँ से हटाएं। इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि यहाँ नॉट की जगह नो लिखा हुआ है। आप इफ़ हटाइए, नो को भी हटाइए, तो ये यहाँ आएगा अनलेस देयर वॉज डिस्काउंट ऑन इट, कॉमा आई वुडेंट हैव बॉट दिस ड्रेस। देख लीजिए कहीं इसका मतलब तो चेंज नहीं हो गया। अनलेस यानी यदि नहीं, देयर वॉज डिस्काउंट ऑन इट इस पर डिस्काउंट था, यानी यदि इस पर डिस्काउंट नहीं था या नहीं होता, आई वुडेंट हैव बॉट दिस ड्रेस तो मैं ये ड्रेस नहीं खरीदी
होती, मतलब मैंने ये ड्रेस नहीं खरीदी होती। ठीक है, डिस्काउंट था इसलिए खरीद ली, अगर डिस्काउंट नहीं होता तो ना खरीदता। तो आपने भी वही लिखा है कि यदि डिस्काउंट नहीं होता या नहीं था तो नहीं खरीदते आप उस ड्रेस को। तो यानी दोनों बातों में, दोनों सेंटेंसेस में एक ही बात है, एक ही मतलब है, मतलब ये सेंटेंस ठीक है। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों आपको कह रही हूँ कि सेंटेंस बनाने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक कीजिए और उसको लॉजिकली एनालाइज कीजिए कि सेंटेंस का वही मतलब रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए मीनिंग, क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे तो गलतियाँ करने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू हैड नॉट स्टॉप्ड, यदि तुमने मुझे ना रोका होता, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, तो मैंने उसको चांटा मार दिया होता। तो पहला वाला पार्ट है, इसमें कंडीशन है और उस कंडीशन का रिजल्ट अगले वाले पार्ट में है। तो आप सिंपली इफ़ हटाइए, नॉट हटाइए और इन दोनों को हटाकर लगा दीजिए अनलेस, तो ये बनेगा अनलेस यू हैड स्टॉप्ड मी, यदि नहीं आपने मुझे रोका होता, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, मैंने उसे चांटा मार दिया होता। तो देख लीजिए कहीं मीनिंग अनचेंज्ड ही रहेगा, मतलब आपने मीनिंग तो नहीं बदल दिया है। तो सेंटेंस में कहा गया था कि यदि आपने नहीं रोका होता तो मैंने चांटा मार दिया होता, और आपने भी बनाया है अनलेस, यानी यदि नहीं यू हैड स्टॉप्ड मी, आपने मुझे रोका होता, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, तो मैंने उसे चांटा मार दिया होता। यानी दोनों का एक ही मतलब है, यानी ये सेंटेंस ठीक बना है। वैसे भी आपके लिए हिंट है कि अगर आप इफ़ और नॉट हटाकर अनलेस लगा रहे हैं तो दूसरा वाला जो पार्ट है वो अनचेंज रहेगा, लेकिन अगर आप इफ़ को हटा रहे हैं और उसकी जगह अनलेस लगा रहे हैं तो सेंटेंस का दूसरे पार्ट में चेंज होगा। वहाँ पर अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगेगा और अगर नॉट है तो नॉट नहीं लगेगा। आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी इफ़ यू आर नॉट कमिंग, तो मैं पार्टी को अटेंड नहीं करूँगा अगर तुम नहीं आ रहे हो। तो रिज़ल्ट पहले दिया हुआ है और कंडीशन बाद में, कोई बात नहीं है, हम कंडीशन को आगे लिख लेते हैं और रिज़ल्ट को पीछे लिख लेंगे। तो इफ़ और नॉट हटाया, अनलेस लगाया, तो अनलेस यू आर कमिंग कॉमा आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी, या चेंज करके रिवर्स कर लीजिए, आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी अनलेस यू आर कमिंग। तो वही बात रही कि अगर तुम आ रहे हो तो पार्टी अटेंड करूँगी और अगर नहीं आ रहे तो नहीं करूँगी। एक बार लॉजिकली देख लीजिए, अगर मीनिंग अनचेंज्ड है तो आपका सेंटेंस ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, हालांकि ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि द ऑर्डर ऑफ द क्लॉजेज डजेंट मैटर, यू कैन रिवर्स इट। जो ऑर्डर होता है यानी जिस क्रम में क्लॉजेज यानी पार्ट्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने अनलेस का यूज़ सीख लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें और जहां आपको प्रॉब्लम आए वहां मुझे कमेंट में पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।